हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेदांता आईएएस एकेडमी में स्वागत है। माई सेल्फ शशेंद्र तिवारी। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हीट बजट पढ़ेंगे और आप सभी को एडवाइस किया जाता है कि आप सब इस वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे कि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें एंड अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स है, बिकॉज आई वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। सबसे पहले हम लोग यहां पर हीट बजट कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना चाहेंगे। बहुत ध्यान से ये सुनना है कि हीट बजट हम लोग यहां पर जो पढ़ने जा रहे हैं इसका रिलेशन एटमॉस्फेयर से है। मींस एटमॉस्फेरिक हीट बजट। हीट बजट कहां से रिलेट करेगा? एटमॉस्फेयर से रिलेट करेगा। एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी का एक्युमुलेशन है किस तरह से वो होता है, कैसे एनर्जी रिसीव होगी और किस टाइप से एनर्जी वहां पर रिलीज होती है, इस फंडामेंटल्स को समझना है। दूसरी बात हमें यह भी समझना है कि जो सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है ना, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी सन होता है। अच्छा है, एटमॉस्फेयर को आपको हीट करना है, ओशियंस को, सरफेस को, उन सभी कंपोनेंट्स को हीट अप करने के लिए सन का एनर्जी, सोलर रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल होता है। सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसलिए सन का एनर्जी जो है, सन की एनर्जी है, यही अल्टीमेट सोर्स है हीट बजट के लिए। हीट बजट को अंडरस्टैंड करने के लिए या हीट बजट एटमॉस्फेयर को समझने के लिए जो एनर्जी का सोर्स होगा वो क्या होगा? सन होगा। इस बात को समझ के चलना है ना। अब हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है हीट बजट की। तो भाई बजट चाहे हीट का हो, एनर्जी का बजट हो, एटमॉस्फेरिक बजट हो या फैमिली का इकोनॉमिक बजट हो या फिर किसी कंट्री का बजट हो, जैसे यूनियन बजट इंडिया का होता है ना। तो ये सभी बजट में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में रिसीविंग कितनी है और हम कितना रिलीज कर रहे हैं। रिसीविंग और रिलीजिंग एस्पेक्ट का एनालिटिकल स्टडी जो होता है वही बजट कहलाता है। रिसीविंग और रिलीजिंग का जो एनालिटिकल स्टडी किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। और यहां पर हमारा एस्पेक्ट क्या पढ़ने का है? हीट बजट। इसका मतलब यह है कि जो सन से हमारे पास एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है और किन किन डायमेंशंस में, किस तरीके से एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रही है, यूटिलाइज हो रही है ना। एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रही है और यूटिलाइज हो रही है। तो हीट बजट की यहां पर डेफिनेशन देखेंगे। सम टोटल ऑफ receipt and release, sum total of receipt and release of heat energy by atmosphere is called as atmospheric heat बजट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एटमॉस्फेरिक हीट बजट कहते हैं। सन से जो एनर्जी हमारे पास आती है वही एनर्जी अर्थ से, एटमॉस्फेयर से, अर्थ सरफेस से, वाटर बॉडीज से
रिलीज होती है, दोबारा स्पेस में चली जाती है। ये कितना परसेंट आ रही है, कितना परसेंट जा रही है, कौन रिलीज कर रहा है, कौन उसको एक्सेप्ट करता है, यही स्टडी करना ही हमारा एटमॉस्फेरिक हीट बजट का एस्पेक्ट होगा, है ना। तो मैंने क्या कहा कि एनर्जी कितना हमारे पास आती है, रिसीट कितना है, कितना एनर्जी रिलीज है, वही हमें पढ़ना है। द अल्टीमेट सोर्स, the ultimate source for heat energy remains as sun। remains as sun मतलब क्या है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है, सन है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं डिटेल में कि हीट बजट जो एटमॉस्फेयर का है वो किस वे में हमें समझना चाहिए। यहां पर हम देखेंगे कि ये सन की प्रेजेंस है, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ सन, और यहां पर एटमॉस्फेयर, राइट, एटमॉस्फेयर। डायग्राम्स आप जितना अच्छा और जितना क्वालिटेटिव बनाएंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मेंस के एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप क्वालिटेटिव डायग्राम्स, मैप्स और ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो। सन से एनर्जी जितनी भी आती है, पहली बात वो शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में आती है। क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन, SWR, शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी सन से आती है। और ये जितनी एनर्जी सन से आ रही है, अच्छा शॉर्ट वेव रेडिएशन सन प्रोड्यूस क्यों करता है, इसको हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में समझेंगे, बहुत डिटेल में जाएगा, बहुत साइंटिफिक हो जाता है, लॉजिकल। जो एनर्जी टोटल सन से आ रही है उसको हमने सपोज कर लिया 100 यूनिट, दिस इज द 100 यूनिट ऑफ एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन। जब ये 100 यूनिट एनर्जी सन से आती है तो इसमें से 35 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक विदाउट हीटिंग एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को बिना गर्म किए 35 यूनिट एनर्जी वापस चली जाती है, कहां पर, स्पेस, रिफ्लेक्ट बैक टू स्पेस। किन सोर्सेस के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट बैक किन सोर्सेस के थ्रू होती है वो समझना है हमें। दिस 35 यूनिट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, रिफ्लेक्टेड बैक बाय क्लाउड्स, कितना 27 यूनिट्स। इसके बाद में ग्लेशियर्स 3 यूनिट एंड अदर्स 5 यूनिट। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अदर्स में कौन कौन कंपोनेंट्स आएंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स अदर्स में आएंगे, हमें ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली बात यह है कि अगर हम ग्लेशियर्स का कवरेज अर्थ सरफेस पर अगर माने तो वो बहुत कम है, लिटरली बहुत कम है, लेकिन 3 यूनिट्स ये
रिफ्लेक्ट कर देता है, स्पेस में पहुंचा देता है। उसका क्या कारण है? तो इसका एल्बिडो लेवल हाई होता है। देयर इज 80% एल्बिडो ऑफ द ग्लेशियर्स और आइस। आइस का 80% एल्बिडो होता है। मैक्सिमम रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी आइस का होता है, इसलिए ये 3 यूनिट्स एनर्जी, जबकि सरफेस का कवरेज ग्लेशियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, उसके बावजूद भी वो रिफ्लेक्ट बैक 3 यूनिट्स कर दे रहा है आउट ऑफ 100। 27 बाय क्लाउड्स, क्योंकि जब भी क्लाउड बनेगा सनलाइट सरफेस पर नहीं पहुंचती है। वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स रिफ्लेक्ट बैक the sunlight to the space in wherever there is taking place formation of clouds, wherever there is taking place formation of clouds. Remaining 65 unit of energy, right? Remaining 65 unit of energy starts interacting. Remaining 65 unit of energy starts interacting with the एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स। एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरैक्ट करना स्टार्ट करेगा और इस 65 यूनिट में से, है ना, 65 यूनिट में से यहां पर 14 यूनिट एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स ट्रैप कर लेते हैं। 14 मॉलिक्यूल्स, 14 यूनिट एनर्जी coming from sun in form of short wave radiation trapped by the atmospheric molecules. So ultimately 51 unit energy reaches to surface of earth. 51 unit energy reaches to surface of earth. This 51 unit energy results into creation of temperature by 30 degree Celsius. 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सरफेस प्रोड्यूसेस लॉन्ग वेव रेडिएशन। सरफेस प्रोड्यूसेस लॉन्ग वेव रेडिएशन, LWR। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस भी कहते हैं, है ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस भी कहते हैं। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन जिस समय प्रोड्यूस हो रहा है, ये 51 यूनिट एनर्जी भी क्या करेगा, स्पेस में पहुंचने की कोशिश करेगा। ड्यूरिंग द लॉन्ग वेव रेडिएशन, ड्यूरिंग लॉन्ग वेव रेडिएशन दिस 34 यूनिट ऑफ एनर्जी इज अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। 34 अगेन ट्रैप हो जाता है एंड 17 यूनिट रीचेज टू द space without hitting the atmosphere, just like this 35 यूनिट। 35 यूनिट यहां से जो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ये क्या करता है, यहां से एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल से स्कैप हो जाता है। स्कैप हो जाता है मतलब ये 34 तो ट्रैप हुआ, लेकिन ये 17 ट्रैप ना होके एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया, और जिसकी वजह से इसने भी एटमॉस्फेयर को हीटअप करने में अपना रोल प्ले नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि टोटल वो एनर्जी कितना है जिसने एटमॉस्फेयर को हीटअप करने में रोल प्ले किया। दोनों ही पास पास हैं, है ना, मींस 14 प्लस 34, 14 प्लस 34 इट बिकम्स 48। सो 48 यूनिट ऑफ एनर्जी प्ले रोल इन हीटिंग द एटमॉस्फेयर। 48 यूनिट एनर्जी क्या करता है, एटमॉस्फेयर को हीटअप करने में रोल प्ले करता है, जबकि this 17 as well as 35, 17 plus 35 becomes 52 is equals to 52 unit. This 52 unit energy reaches to space without heating the atmosphere. एटमॉस्फेयर को हीटअप किए बिना गर्म किए क्या करता है, स्पेस में पहुंच जाता है ना। अल्टीमेटली दिस 48 यूनिट ऑफ एनर्जी has been trapped by the atmospheric molecules released to the space again, है ना भाई। जितना एनर्जी यहां पर रुका हुआ है, ये भी तो कभी ना कभी एटमॉस्फेयर से रिलीज हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर से ये 48 यूनिट एनर्जी भी क्या करता है, रिलीज होकर स्पेस में पहुंच जाता है ना। ये 48 यूनिट एनर्जी भी रिलीज होकर कहां पहुंच गया, स्पेस से पहुंच गया। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर के पास या अर्थ के पास जितनी एनर्जी सन से आई थी, वो सारी की सारी एनर्जी वापस चली गई। कैसे चली गई? 35 इनिशियली आउट ऑफ 100, है ना, आउट ऑफ 100 देखते हैं हम लोग। 35 यूनिट इनिशियली टू स्पेस विदाउट हीटिंग एटमॉस्फेयर, देन 17 unit, and ultimately this 48 unit also. तो टोटल बिकम्स, है ना, here total becomes 100 unit. 100 unit energy reaches to space without heating the atmospheric after heating the atmospheric molecules. तो हीट करने के बाद में
टोटल एनर्जी जो आती है वही वापस चली जाती है ना, जो एनर्जी आ रही है वही एनर्जी वापस चली जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज टेकिंग प्लेस हीट बैलेंस। इन दिस वे वी कैन से देयर इज टेकिंग प्लेस हीट बैलेंस। दिस इज ऑल अबाउट द हीट बजट। हीट बजट का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को कोई क्वेरीज समझ में नहीं आती है तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हीट बजट, राइट, टाइप्स ऑफ हीट बजट। हीट बजट के अगर हम टाइप्स की बात करें, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ हीट बजट। हीट बजट का 3 टाइप्स होता है। नंबर 1 इज सरप्लस हीट बजट। नंबर 1 इज व्हाट, सरप्लस हीट बजट। सरप्लस हीट बजट कब क्रिएट होता है और कहां क्रिएट होता है ना। सरप्लस हीट बजट कब क्रिएट होता है और कहां क्रिएट होता है, तो सरप्लस हीट बजट के लिए क्या होगा, इफ रिसीट मींस रिसीव्ड अमाउंट, है ना, रिसीट इज मोर देन रिलीज। इफ रिसीट इज मोर देन रिलीज देन इट इज कॉल्ड एज सरप्लस हीट बजट। अगर रिसीट ज्यादा है और रिलीज कम है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सरप्लस हीट बजट कहेंगे। रिसीट और रिलीज के जो एस्पेक्ट हैं ये सन से आने वाली एनर्जी पर डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी आ रही है। अब ये सरप्लस हीट बजट कब कब एग्जिस्ट करेगा, है ना। पहली बात तो दिस इज रिलेटेड टू टॉरिड रीजन। किस रीजन से बेटा, टॉरिड जोन या टॉरिड रीजन, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, है ना, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। यहां पर सरप्लस हीट बजट होता है। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब हुआ 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री लैटिट्यूड्स इन रिस्पेक्टिव हेमिस्फीयर, है ना। 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री लैटिट्यूड्स इन रिस्पेक्टिव हेमिस्फीयर्स, दैट इज कॉल्ड एज, है ना, ट्रॉपिकल रीजन। और उसमें क्या होगा, सरप्लस हीट बजट लाई करेगा। दूसरा सरप्लस हीट बजट कंडीशन कब होगी, समर्स में। समर्स में सरप्लस हीट बजट की कंडीशंस होगी, राइट। समर्स में भी सरप्लस हीट बजट कंडीशन होगी। और थर्ड है ग्लोबल वार्मिंग। थर्ड इज द व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट फिनोमिनन्स टेकिंग प्लेस राइट नाउ, है ना। तो ये सभी एस्पेक्ट्स हैं सरप्लस हीट बजट के। और फोर्थ पॉइंट है हीट आइलैंड, द जोन ऑफ हीट आइलैंड। The zone of heat island also experiences surplus heat budget. Second is deficit heat budget. Second is the what? Deficit heat budget. Deficit heat budget में क्या होगा, received or receipt is less than release. रिसीट इज व्हाट, लेस देन रिलीज। रिसीट क्या है, कम है और रिलीज ज्यादा है। यह कंडीशन बेसिकली कहां मिलती है, पोलर जोन्स में, राइट। पोलर जोन्स, पोलर जोन्स कहां से कहां तक होगा, 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री। पोलर जोन्स में यह कंडीशंस मिलेगी कि रिसीट इज लेस देन रिलीज। दूसरा पॉइंट होगा विंटर्स। दूसरा टाइम सिचुएशन क्या होगी, विंटर्स की होगी। एंड थर्ड पॉइंट व्हेन डे इज शॉर्टर देन नाइट। व्हेन डे इज शॉर्टर देन नाइट, डेफिसिट हीट बजट। हाई ऑल्टीट्यूड्स, हाई altitudes like greater Himalayas, like greater Himalayas। तो ये सभी एस्पेक्ट्स है किसके लिए, डेफिसिट हीट बजट के लिए। डेफिसिट हीट बजट के बाद में नेक्स्ट, डेफिसिट हीट बजट के केस में क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, रीजनल कूलिंग हो सकता है लाइक इन वेस्टर्न यूरोप। रीजनल कूलिंग लाइक इन वेस्टर्न यूरोप। इसके बाद में रिवाइवल ऑफ आइसेस,
राइट। आइस एज की कंडीशन हो सकती है ना, आइस एज की कंडीशन हो सकती है जब डेफिसिट हीट बजट डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो इसके बाद में थर्ड टाइप का जो हीट बजट है हमारा वो बैलेंस हीट बजट है ना। थर्ड टाइप का हीट बजट क्या होगा बेटा, यहां पर बैलेंस हीट बजट होगा। बैलेंस हीट बजट के केस में रिसीट और रिलीज का रेशो क्या होना चाहिए, रिसीट एंड रिलीज का रेशो कैसा होगा, रिसीट इज इक्वल्स टू रिलीज। अगर रिसीट रिलीज के बराबर है तो ऐसे केसेस में उसको हम लोग बैलेंस हीट बजट की कंडीशंस कहेंगे, है ना। इसमें फर्स्ट कंडीशन होगी इन टेम्परेट रीजन, द टेम्परेट रीजन एक्सपीरियंसेस बेसिकली बैलेंस हीट बजट। बैलेंस हीट बजट टेम्परेट जोन्स में मिलेगा आपको। द सेकेंड पॉइंट, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन्स, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन्स, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन्स। थर्ड पॉइंट, बैलेंस और नॉर्मल नॉर्मल ग्लोबल वेदर phenomenons. So this is about the types of heat budget. इसके बाद में पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। कोई क्वेरीज आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।